अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम दुरानी है और मैं आज तुर्की में एजुकेशन सिस्टम स्पेशली हाई स्कूल लेवल तक उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। एक वीडियो से पहले मैंने बनाई थी जिसमें जनरली मैंने डिस्क्राइब किया था कि कितने टाइप के सिस्टम्स हैं तुर्की में हाई स्कूल के, मतलब फ्रॉम प्राइमरी टू हाई स्कूल। और उसमें मैंने ब्रीफली टच किया था विद रिस्पेक्ट टू मनी कि जी आपको कितना खर्चा आएगा, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि लोगों को पता हो कि जी वो कौन से स्कूल जा सकते हैं या किस स्कूल को वो चूज़ करें डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस एंड डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड डिपेंडिंग ऑन द कि जी उनके बच्चे की एज क्या है और वो कितने अरसे तक कितना लॉन्ग टर्म वो रहना चाहते हैं। आज मैं आपको उसी सिस्टम या उसी नॉलेज के बेस पे दोबारा उसी टॉपिक को टच करूँगा, लेकिन इस दफ़ा यूनिवर्सिटी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको बताऊँगा। मेरी पहली वीडियो में जो है तकरीबन 20-23 मिनट की है, तो काइंडली अगर आप सीरियस हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में तो आप ज़रूर पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसमें जो है ना वो आपके पास वो प्रायर नॉलेज हो तो आप मेरी आज की वीडियो और आज की इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। शुरू करते। यहाँ पे पहले से मैंने कुछ लिखा हुआ है, वही जैसा पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया कि तुर्की में जो है दो सिस्टम है मेन हाई स्कूल एजुकेशन के। एक है जो प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग है, जो सिस्टमेटिक है, और दूसरा है एक्रेडिशन। सिस्टमेटिक मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान में है कि जी फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, एक प्रोग्राम है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, उनके सेट पैटर्न और सिलेबस और बुक्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक तुर्किश सिस्टम है जो लोकल लोगों के लिए है। इनके बच्चे इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में फॉलो करें या प्राइवेट स्कूल में, चॉइस उनकी अपनी होती है। लेकिन ये तुर्किश एजुकेशन सिस्टम को वो फॉलो करते हैं और उसमें जो है ना ये बच्चे इस सिस्टम में से पढ़ के जब वो हाई स्कूल कर लेते हैं तो हाई स्कूल में के ख़त्म करने के बाद वो एक फाइनल जो है यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। उस कंपटीशन एग्ज़ाम में वो बैठते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ के बच्चों की पहली प्रेफरेंस जो है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, उनकी पहली प्रेफरेंस यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होता है आफ्टर हाई स्कूल, ये टारगेट करते हैं गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़। एक तो वो चीप होते हैं, दूसरा उनकी जो है इतने अरसे से वो पढ़ रहे हैं और यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है उनका जो डिफरेंशियल एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान कि यहाँ की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो इंडस्ट्री के साथ इन टच है। तो इस वजह से उनको फ्री में या कम कीमत में एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। और उस कंपटीशन का मैं थोड़ा आपको एक हिंट दे दूँ कि ये बच्चे तकरीबन हर साल कोई अराउंड 3 मिलियन बच्चे जो हैं उस एग्ज़ाम में बैठते हैं। और इनमें से मैं आपको बता दूं कि हार्डली जो है ना कोई 10,000 बच्चा जो है वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए या मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी बहुत टफ कंपटीशन होता है मेडिकल के लिए। और ये ना समझें कि जी इन बच्चों को जो है ना ईज़िली मिल जाता है, नहीं। यहाँ के अच्छी यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रोग्राम को बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। यहाँ की यूनिवर्सिटियों के बारे में थोड़ा बता दूँ कि यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जो चाहे पब्लिक हैं चाहे प्राइवेट हैं, वहाँ पर
जो है फॉरेन स्टूडेंट्स का हर यूनिवर्सिटी में एक ख़ास कोटा होता है। तो वो डिफरेंट कोटाज़ हैं, वो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपनी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप मालूम कर सकते हैं। ये कोटा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो ना हो, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और उस कोटा के अंदर फिर एक फर्दर हर कंट्री का कोटा होता है। तो जहाँ इनके लोकल बच्चों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोग्राम में जाना जो है वो काफ़ी टफ होता है। तो सिमिलरली ये बाहर के बच्चों के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंटरनेशनली उसको जो है ना कंपटीशन को हमें कम्पीट करते हैं, वर्ल्ड के साथ भी कम्पीट करते हैं और फिर अपनी कंट्री में भी अपने बच्चों के साथ भी कम्पीट करते हैं। तो आते हैं कि जी यहाँ पर सिस्टम को कैसे फॉलो करें। तो तुर्की सिस्टम को तो मैंने आपको बता दिया, सीधे तरीके से वो तुर्की स्कूल हैं, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट हैं, उनके बच्चे जब हाई स्कूल कर लेते हैं वो अपना रिज़ल्ट जो है लेके और इस कंपटीशन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लेके यूनिवर्सिटियों में दाखिले की कोशिश करते हैं अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में। उसके बाद दूसरी जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मैंने एक ही कैटेगरी में डाला है, वो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब ये जो है ना, ये भी सिस्टम, इंटरनेशनल स्कूल्स जो है ना एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। उस सिस्टम में आईबी है और कैम्ब्रिज है। डिफरेंट हैं, इनके अलावा भी कोई 2-3 ऐसे सिस्टम हैं जो इंटरनेशनली फॉलो होते हैं, लेकिन वर्ल्ड ओवर रिकग्निशन और स्पेशली तुर्की और पाकिस्तान दोनों में इन दोनों प्रोग्राम्स की रिकग्निशन जो है वो ज़्यादा है और एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो बच्चा यहाँ पर आता है और वो हाई स्कूल करता है तो उसकी चॉइस होगी या उसके पेरेंट्स की ये चॉइस होगी कि वो बच्चा एक ऐसे प्रोग्राम से गुजरे कि जो इंटरनेशनली और लोकली दोनों एक्सेप्टेबल हो, और प्लस उनका बच्चा जो है वो इतने हाई ग्रेड्स ले ताकि वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है ना जगह बना सके। तो ये आईबी सिस्टम है, इसको कहते हैं। तो इसी तरह जो है ना जब पेरेंट्स आते हैं, फॉरेन पेरेंट्स आते हैं स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए, और स्पेशली वो पेरेंट्स जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के थ्रू नेशनलिटी लेते हैं, तो उन पेरेंट्स के साथ बच्चे हैं और वो स्पेशली वो लोग जो मूव करना चाहते हैं, तो उनको मैं वो डेफिनेटली जो है ना उनके पास ये ऑप्शन जो है काफ़ी उनके लिए उनको सूट करती है, स्पेशली अगर उनके पास बड़े बच्चे हों, क्योंकि यहाँ पर आप आईबी सिस्टम या कैम्ब्रिज सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कम से कम आपकी जो है ना यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी आपके बच्चे की जो है डिग्री की या हाई स्कूल डिप्लोमा की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्कूल्स बने हुए हैं, जो स्कूल्स इन दोनों सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, आईबी और कैम्ब्रिज, जहाँ पर आप काफ़ी सिक्योर फील करते हैं क्योंकि आप इतना पैसा भी लगा रहे हो, आपका बच्चा मेहनत भी कर रहा है, और फिर जब वो वहाँ से क्वालिफाई करके निकले तो कम से कम आपको ये डर या खौफ नहीं होता कि कल को मेरे बच्चे की जो हाई स्कूल डिप्लोमा है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा या एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जो स्कूल इन दो सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, चाहे दोनों को या वन ऑफ देम, वो स्कूल्स इंटरनेशनल स्कूल कहलाते हैं। और वो मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में कहा था वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ कि एक एक बच्चे की जो है ना मिनिमम जो इन 4-5 यहाँ बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता तो कल को कोई इतराज़ ना कर ले, तो वो 4 या 5 ही बड़े नाम हैं यहाँ पर इस्तांबुल में, और वो जो है तकरीबन उनका जो सबसे कम जो है हाई स्कूल की फ़ीस, वो एक बच्चे की एक साल की तकरीबन 28 से $30,000 साल की फ़ीस बन जाती है।
इससे ज़्यादा है, कम नहीं है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तो लोग फिर जो है ना वो फिर कोशिश करते हैं कि जो लोग इस कैटेगरी में नहीं फॉल होते और इस कैटेगरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर उन इंटरनेशनल स्कूल्स में जाते हैं जो रिसेंटली अभी कोई पिछले 4-5 सालों में शुरू हुए हैं तुर्की में, और उनको लाइसेंसेस मिलने शुरू हुए हैं। और वो स्कूल्स भी अपने आप को इंटरनेशनल स्कूल कहते हैं, लेकिन वो स्कूल जो है वो एक्रेडिटेड होते हैं। उन्होंने अमेरिका में किसी भी स्टेट्स जो है ना उससे जाके उनकी जो मेन यूनिवर्सिटी है या उससे उन्होंने एक्रेडिटेशन ली हुई होती है, और वो उनका सिलेबस फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी नया स्कूल आता है, ज़ाहिर है शुरू शुरू में एकदम तो उनको आईबी और कैम्ब्रिज जो है ना अपना प्रोग्राम नहीं देंगे, तो डेफिनेटली उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू उनकी फैसिलिटीज़, विद रिस्पेक्ट टू टीचर्स, या फिर टाइम पीरियड। तो ये तो नए स्कूल आए हुए होते हैं, और उन्होंने जो है ना पाकिस्तान में जिस तरह छोटे छोटे बंगले, या अगर बड़े बंगले भी नहीं होते लेकिन वो फुल फ्लैज जिस तरह स्कूल नहीं होते, तो वो ये प्रोग्राम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो फिर एक्रेडिटेशन में जाते हैं। वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 49-50 स्टेट्स हैं, और किसी भी स्टेट में वो चले जाते हैं। ज़्यादातर कैम्ब्रिज या वो कैलिफोर्निया को यहाँ हमने नाम सुने। तो वो फिर उनके जो प्रिस्क्राइब पब्लिशर्स होते हैं उस पब्लिशर के साथ रब्ता करते हैं, और वो पब्लिशर उनको जो है ना उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये जो है ना ओरिजिनल बुक्स एंड ओरिजिनल वेबसाइट्स पे जो उनकी बुक्स हैं वो हर बच्चे को उनको एक्सेस मिल जाती है, या उसको ओरिजिनल बुक मिल जाती है, या उसको वेबसाइट पे जो है ना पब्लिशर की वेबसाइट पे उसको एक्सेस मिल जाती है, और वो वहाँ से बुक से पढ़ते हैं। और उसमें टीचर्स का डिफरेंट पोर्टल होता है, बच्चों का डिफरेंट पोर्टल होता है। लेकिन यहाँ पर आके एक डिलेमा है, कि डिलेमा ये है कि ये जो स्कूल्स हैं जो ये डिफरेंट, जैसे कोग्निया, CIS, वासा या न्यू इंग्लैंड की जो एक्रेडिशंस हैं, इंटरनेशनल एक्रेडिशंस, इनसे जो स्कूल ये जो स्कूल हैं, इनसे जो बच्चा हाई स्कूल करता है, उस बच्चे की को जो है ना दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाना पड़ता है। 2010 के बाद यहाँ रूल चेंज हो गया था, और अभी रिसेंटली लास्ट अक्टूबर में 2020 के अक्टूबर में एक उस रूल में एक और एडिशन भी आया है, कि वो बच्चा जो है उस अपने स्कूल से जो वो सर्टिफिकेट लेगा कि जी इसने हाई स्कूल कर लिया है, तो उस सर्टिफिकेट पे लाजमी है कि वो पब्लिशर की स्टैंप भी हो, जो ऑथेंटिकेट करे कि जी हाँ कि इस स्कूल ने XYZ पब्लिशर की जो है बुक्स और करिकुलम को फॉलो किया है, जो इनडायरेक्टली वेरीफाई करता है कि जी वो पब्लिशर चूँकि एक पर्टिकुलर US के स्टेट का जो है प्रिस्क्राइब पब्लिशर था, तो इनडायरेक्टली वेरीफाई हो गया। तो ये 2-3 वेज ऑफ वेरिफिकेशन है जो यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब रिसीव करता है, तो उसको पता चल जाता है कि जी मिसाल के तौर पे ये ABC स्कूल से ये बच्चा इसने हाई स्कूल किया हुआ है, वो लिस्ट में चेक करते हैं, वो ABC स्कूल उनके पास रजिस्टर होता है। प्लस वो देखते हैं कि जी हाई स्कूल इसने जो कोर्स या पब्लिशर फॉलो किया, उस पब्लिशर की स्टैम्प उस पर लगी हुई है, जो भी प्रिस्क्राइब होगी। वो हो सकता है कि ऑनलाइन वेरीफाई भी कर ले उस पब्लिशर की स्टैम्प को। उसके बाद जो है ना वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देता है, तो उस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को लेके वो बच्चा फिर जो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है। देन अगेन आपको पता है कि जो सिस्टम्स पाकिस्तान में चलते हैं वो यहाँ पर भी मोरलेस उसी तरह चलता है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है, उसका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और उसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उस प्रोग्राम में जो है अब एक बच्चा आया है, वो कैम्ब्रिज और IB का जो है वो डिप्लोमा, हाई स्कूल डिप्लोमा लाया है। दूसरा बच्चा आया है फ्रॉम सेम कंट्री, जो है वो भी इंटरनेशनल कोटा में उधर अप्लाई करता है, और उसके पास इनकी जो है ना सर्टिफिकेट होगा। तो ऑल्दो की एक्सेप्टेबिलिटी तो है, क्योंकि उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने
इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया हुआ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चूजिंग तो वो इनको डेफिनेटली प्रेफरेंस देंगे। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि ओ लेवल्स ए लेवल्स काफ़ी पसंद किया जाता है, काफ़ी अरसे से पसंद किया जाता है। वो अलग बात है कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट में जो है ना ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों को कुछ मार्क्स कम दिया जाता है जब उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन उस डिस्कशन में नहीं पढ़ते। तुर्की में ज़्यादातर ट्रेंड जो है आईबी का है, क्योंकि ये खुद भी अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ज़ाहिर है कि अमेरिकन जो एक डिप्लोमा सिस्टम है उसको प्रेफरेंस देते हैं कैम्ब्रिज पे। लेकिन नॉनदलेस इसमें कोई वो ऊंच नीच नहीं है। सिर्फ कहा जाता है कि जी आईबी का जो डिप्लोमा है ये 2 साल का हाई स्कूल डिप्लोमा है एंड इट इज़ टफर देन कैम्ब्रिज ए लेवल। उसकी वजह ये है कि कैम्ब्रिज ए लेवल में आपको 3 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, 4-5 भी ले सकते हैं, आपको हो जाता है। लेकिन आईबी में आपको जो है ना लाजमी है कि आप 6 सब्जेक्ट्स लाजमी लेने हैं, और हर सब्जेक्ट जो है ना उनके 5-6 कैटेगरीज हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, और एक जो छठा सब्जेक्ट है वो किसी भी सब कैटेगरी में से 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है तो वो साइंसेस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले लें, तो वो पहले जो है 5 ऑप्शंस में ही उसके 6 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह एक ए लेवल के बच्चे के मुकाबले में आईबी के बच्चे को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है टू गेट द हाई स्कूल डिप्लोमा। सेकेंडली जो मार्किंग है, देखा ये गया है कि जो आईबी की मार्किंग है, जो सिस्टम है, प्रोग्राम है, उसको बहुत विगोरस प्रोग्राम है, उसको बहुत टफ बच्चे को टाइम दिया होता है, और वो टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, बच्चे के लिए बहुत टफ होता है। यहाँ अक्सर स्कूलों में जाके मैंने ये देखा है कि जब स्कूल अपने बच्चे को तैयार करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चा जो 9-10 लेवल का बच्चा है वो ओ लेवल कर ले, और 11-12 में जो है ना वो आईबी कर ले अगर वो बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन अगर वो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, पढ़ाई में वीक है, तो बच्चा वीक है और वो टफ विगोरस रूटीन से नहीं गुजर सकता, तो वो फिर क्या करते हैं कि ओ लेवल्स कराने के बाद उसको ए लेवल में कंटिन्यू करते हैं। फिर उस बच्चे को आईबी नहीं किया जाता, कराया जाता, उससे बच्चे से प्रेफरेंस। फिर आईबी और ए लेवल में एक फ़ायदा ये है कि बिलफर्ज कोई बच्चा ए लेवल में 5 सब्जेक्ट्स ऐसे चूज़ कर ले कि अगर वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाता है और वो मेडिकल में नहीं जा सकता और अदर ऑप्शंस में भी जाना चाहता है, तो वो कम से कम उसने ए लेवल्स में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं, एडिशनल 1-2 ऐसे पढ़े होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं अदर सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए। आईबी प्रोग्राम में थोड़ा सा ये है कि वो अगर कोई बच्चा मेडिकल ही करना चाहता है तो फिर उसका पूरा प्रोग्राम जो होता है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसका पूरा प्रोग्राम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये अगली वीडियो में फिर मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा यूनिवर्सिटी की, जब मैं प्रोग्राम्स बनाऊँगा यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, तो वो बेस्ड ऑन दिस वीडियोस भी होगा, दिस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन भी होगा, और वो उन बच्चों के लिए भी होगा जो डायरेक्टली पाकिस्तान से तुर्की आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जो है फ़र्स्ट हैंड नॉलेज जिन चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पिछले 3-4 सालों से यहीं पढ़ रहे हैं और मैं इस तमाम डिफरेंट चॉइसेस के में जो है ना मैं काफ़ी मेरा फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है, और मैं ख़ुद रिसर्च करता रहा हूँ और अपने बच्चों के लिए करता रहा हूँ। तो मैं ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी जिनका फ़र्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होता। मेरी कोशिश तो यही रही है, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको कुछ सवालात हैं या आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम पूछना चाहते हैं जो, या ऐसे स्कूल्स के नाम पूछना चाहते हैं कि जो मिसाल के तौर पे इस कैटेगरी में आते हैं और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो मैं 1-to-1 बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि नॉलेज नहीं थी और यहाँ पर इतना
जो है इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन भी इतनी जो राइट इंफॉर्मेशन है यकीन करें कि वो नहीं है। जितना इंटरनेट पे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस मैं देखता हूँ और मैं ख़ुद उनको देखता आ रहा हूँ पिछले 3 सालों से अपनी गाइडेंस के लिए, और फिर जब मैं अपने तजुर्बों से ख़ुद गुज़रा यहाँ पर रहते हुए, तो मैंने देखा उसमें बड़ा फ़र्क है। यही वजह है कि मैं ये वीडियोस अब बना रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई इस तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन दिस इज़ फॉर गाइडेंस ऑफ द पीपल। और चूँकि मैं ख़ुद एक ऐसे टफ़ एक्सपीरियंसेस और डिसीजन मेकिंग से गुजरा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को जब यहाँ आ रहे हों तो उनको पहले से मेंटली प्रिपेयर हो। तो अगर आप 1-to-1 बेसिस पे कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा, और मैं अपने जो चॉइसेस हैं वो आपको बताऊँगा। नॉट नेसेसरीली कि मैं 100% करेक्ट भी होऊंगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फाउंड द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, सो होपफुली इट विल बी इक्वली गुड फॉर यू ऑल्सो। जाते जाते आखिर में बस मैं एक बात कर लूँ कि वो लोग जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए प्रोग्राम बना के आते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में ही जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता लाइफ में ऐसे मरहले आते हैं या ऐसी चॉइसेस आती हैं कि आगे जाके उनकी ख्वाहिश होती है कि जी बच्चा सिर्फ तुर्की में ना पढ़े, या किसी और वजह से वो बच्चा तुर्की यूनिवर्सिटी में ना पढ़ सके, उसको या वापस पाकिस्तान जाना पड़े, या हो सकता है वो यूके या कनाडा जाना चाहे। तो उन लोगों की मेरी एडवाइस ये होगी, या मैं बेहतर समझता हूँ कि वो लोग जो हैं वो फिर IBO कैम्ब्रिज के ऑप्शन को चूज़ करें, क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है और उनको परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह कि आपको आगे जाके अगर कोई सवालात हैं तो मुझसे प्लीज़ पूछ लें, मैं आपको टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपको मैं इंशाल्लाह गाइड भी करूँगा, बताऊँ।